19 जनवरी 2010 दुबई के एक आलीशान 5 स्टार होटल में आम टूरिस्ट के भेष में कुछ लोग घूम रहे थे, लेकिन असल में वो लोग कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि इजराइल के सीक्रेट एजेंट्स थे जो हमास के कमांडर महमूद अल माबूब को ढूंढ रहे थे। माबूब के रूम नंबर पता लगाने के बाद उनकी एक टीम ने कमरे के अंदर घुस के उन्हें मार गिराया। काम खत्म होते ही ये एजेंट्स दुबई से ऐसे गायब हो गए कि कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। इस खतरनाक मिशन के पीछे और कोई नहीं बल्कि इजराइल के सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी मोसाद का हाथ है। इस खुफिया एजेंसी मोसाद का शुरुआत साल 1949 में हुई थी, ठीक उस साल के बाद जब डेविड बेन गुरियन इजराइल देश का बनने का ऐलान किया था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों पर हुए अत्याचार और हॉलोकास्ट के बाद साल 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन का बंटवारा करके 56% जमीन यहूदियों को दे दिया। इस बात से नाखुश होकर 6 अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी और कसम खाई कि इस देश का नाम और निशान मिटा देंगे। लेकिन इजराइल ये जंग जीत जाता है और जंग के अंत में इजराइल के हाथ में फिलिस्तीन का 78% जमीन आ गए थे। इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन अच्छे से जानते थे कि इतने सारे दुश्मनों के बीच अगर इस देश को जिंदा रखना है तो जासूसी नेटवर्क का बेहद मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए इजराइल ने 3 खुफिया एजेंसी बनाई, जैसे कि अमन जो दुश्मन देशों के मिलिट्री पर नजर रखती है, इसके अलावा शिन बेट जो देश के अंदर की सुरक्षा संभालती है, और मोसाद जो बाहर की देशों में सीक्रेट मिशंस को अंजाम देता है। आज दुनिया भर में मोसाद में 7,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। शुरुआत में कोई इन सब एजेंसियों के बारे में जानता तक नहीं था, सब कुछ एकदम टॉप सीक्रेट था। मोसाद के बारे में तो दुनिया को पहली बार पता चला साल 1961 में। इसके पीछे की वजह थी एडोल्फ आइकमैन। असल में आइकमैन ही वो शख्स था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों का हॉलोकास्ट प्लान तैयार किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आइकमैन अर्जेंटीना के राजधानी बुएनस आयरस में रिकार्डो क्लेमेंट नाम से छुपा बैठा था, लेकिन मोसाद के एजेंट्स ने उन्हें ढूंढ निकाला और 1961 में उन्हें पकड़कर इजराइल लेकर आए और उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इस ऑपरेशन के बाद से ही पूरी दुनिया को पता चला कि मोसाद नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आने वाले सालों में मोसाद ने ऐसे चौंका देने वाले कई बड़े बड़े ऑपरेशंस की है, जैसे कि साल 1962 में मोसाद के सामने और एक बड़ी चुनौती आई जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर ने इजराइल को खुलेआम मिसाइल हमले की धमकी दी। दरअसल इजिप्ट के ये मिसाइल प्रोग्राम फॉर्मर नाजी साइंटिस्ट द्वारा चलाया जा रहा था और इसे लीड कर रहे थे हेंस क्रूग नाम का एक साइंटिस्ट। मोसाद ने इस प्रोग्राम को रोकने के लिए पहले तो पार्सल बॉम्ब भेजा और जर्मनी लौटते ही हेंस क्रूग को किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। फिर भी इजिप्ट का मिसाइल प्रोग्राम चलता रहा। इसके बाद साल 1964 में मोसाद ने एक नाजी अधिकारी ओटो स्कोर्जनी को अपने साथ मिला लिया। स्कोर्जनी इजिप्ट में काम कर रहे साइंटिस्टों को समझा बुझा कर वहां से हटा दिया और ऐसे ही इजिप्ट का मिसाइल प्रोग्राम हमेशा के लिए ठप पड़ गया। इसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान इजिप्ट और कई अरब देश सोवियत यूनियन का साथ मिल गया। इसीलिए रशिया इन देशों को एक से बढ़कर एक हथियार पहुंचाया, जैसे कि उस समय की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट MiG-21। जब इसराइल को इसके बारे में पता चला तो मोसाद ने एक प्लान बनाया। मोसाद ने पहले इराकी वायुसेना के एक नाखुश पायलट को ढूंढ निकाला और उसे बहला भुसला कर एक MiG-21 एयरक्राफ्ट को इजराइल लैंड कर पाया। इसी MiG-21 से मिली खुफिया जानकारी के दम पर इजराइल 5 जून 1967 को दुश्मन देशों के हमले से पहले ही खुद आगे बढ़कर इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर हमला बोल देता है। सिर्फ 6 दिनों के इस जंग में इजराइल इन देशों को हराकर सीरिया के गोलान हाइट्स, इजिप्ट के सीनाई रीजन और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। इस जंग के बाद इजराइल का नक्शा 1948 के मुकाबले 4 गुना बड़ा हो चुका था और हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन के जॉर्डन के कैंप में रहने को मजबूर हो गया। इसी कैंप में रह रहे लोगों के अंदर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर रहा था। इसी गुस्से से जन्म हुए फतह जैसे चरमपंथी संगठन जो आगे जाकर PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया की ध्यान खींचने के लिए 70s के दशक में यूरोप के कई शहरों में टेररिस्ट अटैक किए, जिनमें से सबसे खौफनाक था 1972 का म्यूनिक ओलंपिक अटैक। 5 सितंबर को आतंकियों ने ओलंपिक विलेज में घुसकर 11 इजरायली एथलीट को बंधक बना लिया। जर्मन पुलिस ने उन खिलाड़ियों को छुड़ाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, पर वो पूरी तरह फेल हो गया और अंत में सभी खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बदले में मोसाद रोम, पेरिस, बेरूट, साइप्रस और कई देशों में ढूंढ ढूंढ कर इन हमले के गुनहगारों को मौत के घाट उतारा और इसके सालों बाद इस हमले के मेन मास्टरमाइंड अली हसन सलामे को भी एक बम धमाके में उड़ा दिया। इसके बाद 27 जून 1976 को PLO के एक ग्रुप ने 270 पैसेंजर वाले एक एयर फ्रांस के प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए। हाईजैकर्स ने बाकी पैसेंजर्स को तो छोड़ दिया, लेकिन 106 यहूदी पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया। इन पैसेंजर्स को छुड़ाने के लिए इजराइल ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया।
इसे बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू लीड कर रहे थे। इजराइल के पास पहले से ही उस एयरपोर्ट का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद था, क्योंकि इजराइल ने उस एयरपोर्ट को बनाने में युगांडा की मदद की थी। इजरायली कमांडो एक मिलिट्री प्लेन को कमर्शियल प्लेन के भेस में बदलकर युगांडा पहुंचे और आतंकियों पर अचानक हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन में जोनाथन नेतन्याहू 3 हॉस्टेजेस और 45 युगांडा के सोल्जर्स मारे जाते हैं, पर अल्टीमेटली मोसाद का यह मिशन कामयाब रहा। मोसाद की सबसे बड़ी कामयाबी यह माना जाता है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन इजिप्ट को ही अपने साथ मिला लिया। इस ऑपरेशन का शुरुआत होता है 70s के दशक में, जब अनवर सादात इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने। सादात इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही सीनाई रीजन को इजराइल से वापस लेने की ठान ली थी। इसीलिए साल 1973 में यहूदियों के सबसे पवित्र यम किपुर के दिन इजिप्ट इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल के 2600 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। हालांकि अंत में इजराइल ये जंग जीत जाता है, लेकिन जंग के अंत में अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मीडिएशन में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल सीनाई रीजन से पीछे हट गया और इजिप्ट इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाले पहले अरब देश बने। और इस समझौते में मोसाद का एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इस समझौते की वजह से इजिप्ट को अरब लीग से निकाला गया और 3 साल बाद अनवर सादात की हत्या कर दी गई। इसके बाद 1980s के दशक में गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह शुरू होता है। इसे इंतिफादा कहा जाता है। जब हिंसा बहुत बढ़ गया तब 1993 में नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में फिर से एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कई इलाकों से पीछे हट गया और उस समय के पीएलओ के लीडर यासिर अराफात ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन गाजा पट्टी में जब पहली बार इंतिफादा हुआ तब शेख अहमद यासीन ने हमास नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसका मेन मकसद था इजराइल के नाम और निशान मिटा देना। हमास के बनने के बाद से ही मोसाद ने देश विदेशों में हमास के कई लीडर्स को कभी मिसाइल हमले से तो कभी जहर देकर मौत की घाट उतारा। माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल पूरी दुनिया में 2700 से भी ज्यादा असैसिनेशंस की है, लेकिन इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी की भी एक लिमिट होती है और ये बात 7 अक्टूबर 2023 को फिर से साबित होती है। इस दिन इजराइल के साउदर्न रीजन पर एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। इसी बीच हमास ने गाजा पट्टी से अचानक ऐसा हमला किया जो इजराइल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इस हमले में इजराइल के 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए और हमास ने 250 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर गाजा ले गए। ये हमला इजरायली इंटेलिजेंस और मोसाद के हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। आखिर इस फेलियर के पीछे क्या वजह थी, इस पर आने वाले वक्त में हमेशा बहस चलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।